नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए सितंबर के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपके कवर किए गए हैं जो भी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में बने हुए हैं। कोई भी टॉपिक हो, अवार्ड, अपॉइंटमेंट, नेशनल से रिलेटेड या इंटरनेशनल, साइंस टेक, डिफेंस, मिसलेनियस और या कोई स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन, सभी को यहाँ पर हमने कवर किया है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। किस प्रकार से हमने क्वेश्चंस अंदर डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड पहले यहाँ पर हम थोड़े टॉपिक्स को देख लें। तो जैसे पेरिस पैरालंपिक हुआ है, ओलंपिक के बाद तुरंत ही पैरालंपिक कराया जा रहा है 1960 से, और 1960 से ही इस बार जो समर ओलंपिक हो रहा है पेरिस में, वहाँ पर वो समापन हो गया। उसके तुरंत बाद अब पैरालंपिक कराया जा रहा है जिसमें फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, और अगला क्वेश्चन है ओल्डेस्ट। अगले क्वेश्चन कौन सा होगा? तो ओल्डेस्ट इंडियन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को सोलो अकेले पार किया है तैरकर। कौन है उनकी बात करेंगे। डूरंड कप, यह भी रिसेंटली चर्चाओं में रहा, यह भी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज कराया गया। किसने इसे जीत लिया, किस फाइनल में कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट कर रही थी, ये किस चीज़ का, कि क्रिकेट में खेला जाता है या टेनिस का है या कोई फुटबॉल का है, किस चीज़ का ये कप है उसकी बात करेंगे। और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को अभी रिसेंटली में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। ये तो एक ग्रुप की कैटेगरी में, एक ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में दिया गया, लेकिन इंडिविजुअल कैटेगरी में भी रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में भी जानेंगे। और प्रोजेक्ट नमन अभी रिसेंटली में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया और किस लिए इसे लॉन्च किया गया है उसकी बात होगी। और अभी रिसेंटली में एक स्टेट ने एक स्पोर्ट्स एकेडमी को अभी इनॉग्रेट किया है, किस स्टेट ने किया है उसकी चर्चा होगी। और डाउटफुल वोटर, डी वोटर अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहे, ये किस राज्य से रिलेटेड है और किस राज्य में इस टॉपिक को उठाया गया है उसकी बात होगी। और अभी रेलवे बोर्ड जो 1905 में बना था, इसके नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। वो लगातार चर्चाओं में रहे हैं। चलिए बात करते हैं वीडियो में पहले क्वेश्चन की। लेकिन अगर आपको वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक, जो पेरिस पैरालंपिक है उससे। तो पेरिस पैरालंपिक जिसका समापन हो गया, भारत को यहां पर 29 मेडल प्राप्त हुए हैं जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अभी तक का भारत का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसी भी पैरालंपिक में रहा है और ये वाला पैरालंपिक सबसे सक्सेसफुल भारत के लिए सारे पैरालंपिक्स में से रहा है, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ 29 मेडल भारत को टोटल प्राप्त हुए। पेरिस में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था। और इससे पहले जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, वहां पर जो पैरालंपिक हुआ था उसमें भी भारत ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, लेकिन इससे थोड़ा कम अच्छा था। 19 मेडल वहां पर भारत को प्राप्त हुए थे। वहां पर 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए थे। अब यहां पर टैली में देखें तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है चाइना का। चाइना जिसने गोल्ड 94 जीते, 76 सिल्वर जीते और ब्रॉन्ज 50 जीते। इन सभी मेडल्स के साथ टोटल 220 मेडल्स के साथ चाइना पहली पोजीशन पर रहा है। और अगर ओलंपिक से कंपेयर करें तो ओलंपिक में यूएसए पहली पोजीशन पर था, लेकिन इसमें यूएसए तीसरी पोजीशन पर है, दूसरी पोजीशन पर ग्रेट ब्रिटेन है और चौथी पोजीशन पर नीदरलैंड, पांचवी पर ब्राजील। भारत की पोजीशन यहां पर 18th रही है। और अगर ओलंपिक की बात करें तो उसमें भारत की पोजीशन 71 रही थी। दोनों चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, यहां पर फोटो लगाई हुई है। अब भारत को पहला मेडल किसके द्वारा मिला था? तो भारत को पहला मेडल मिला था अवनी लेखारा के द्वारा, जो कि शूटर हैं। ये वुमेन 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 जो इवेंट था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ये पहली ऐसी फीमेल बन चुकी हैं जिन्होंने लगातार दो ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ठीक,
उसके बाद दूसरा मेडल मोना अग्रवाल ने जीता, वो ब्रॉन्ज मेडल था। तीसरा प्रीति पाल के द्वारा जीता गया ब्रॉन्ज मेडल। चौथा मनीष नरवाल के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया। और रुबीना फ्रांसिस, इन्होंने शूटिंग में अभी तक 4 जो मैंने पढ़ाए हैं उनमें से 4 ऐसे मेडल है जो शूटिंग में और 1 एथलेटिक्स में मिला है। और रुबीना फ्रांसिस, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को जितवाया है। प्रीति पाल एथलेटिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और प्रीति पाल ने ही एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल 100 और 200 दोनों T35 इवेंट में जीता है। एक ही ओलंपिक में, एक ही पैरालंपिक में ये 2 मेडल प्राप्त करने वाली पहली फीमेल बन गई हैं। ध्यान रखिए, पहली फीमेल। ठीक, अगला निषाद कुमार, इन्होंने एथलेटिक्स में भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया। योगेश कथुनिया, इनके द्वारा सिल्वर मेडल एथलेटिक्स में दिलवाया गया। नितेश कुमार, बैडमिंटन के क्षेत्र में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया। और मुरुगन के द्वारा बैडमिंटन में सिल्वर मेडल दिलवाया गया है। अगला मनीषा रामादास, बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल। और सुहास यथिराज, ये भारत के गाजियाबाद, माफ कीजिएगा, नोएडा में ये इस समय पर सिविल सर्विस के रूप में भी काम कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता। लास्ट ईयर भी जो लास्ट ओलंपिक हुआ था उसमें भी इन्होंने भारत को मेडल दिलवाया था, सिल्वर ही मेडल दिलवाया था। बैडमिंटन खेलते हैं। राकेश कुमार और शीतल देवी, इन्होंने मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन आर्चरी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल। और सुमित अंतिल, इन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल दिलवाया। ये जेवलिन थ्रो करते हैं, इन्होंने ही ओपनिंग सेरेमनी में यहाँ पर फ्लैग बेरर के रूप में कार्य किया था। नित्या श्रेया सिवान, इन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल। और दीप्ति जीवांजी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल एथलेटिक्स में। मरियप्पन थंगवेलू ने एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल। शरद कुमार, इन्होंने एथलेटिक्स में हाई जंप में सिल्वर मेडल। अजीत सिंह, एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल। सुंदर सिंह गुज्जर, इन्होंने एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलवाया। बाकी अभी 9 मेडल्स बचे हैं जिनमें सचिन किलारी, इनके द्वारा एथलेटिक्स शॉटपुट में सिल्वर मेडल दिलवाया गया। और हरविंदर सिंह, इन्होंने आर्चरी में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है। और धर्मवीर, एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल। और प्रणव सूरमा, इनके द्वारा एथलेटिक्स में जो सिल्वर मेडल भारत को दिलवाया गया। कपिल परमार जूडो, ये ध्यान रखिएगा, पहला इन्होंने कोई भी मेडल जूडो के क्षेत्र में दिलवाया पैरालंपिक में, तो इनका नाम है कपिल परमार और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दिलवाया। परवीन कुमार, एथलेटिक्स हाई जंप में गोल्ड मेडल। और यकातो होतोजे सेमा, एथलेटिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। सिमरन, इन्होंने एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल। नवदीप सिंह, इन्होंने एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल दिलवाया। तो ये 29 टोटल भारत को मेडल इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विश्व शांति बुद्धा विहार कहां पर इनॉग्रेट किया गया? तो ये उदगिर लातूर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। वो लातूर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में अवेलेबल है, वहां पर ही द्रौपदी प्रेसिडेंट मुर्मू ने विश्व शांति बुद्धा विहार को इनॉग्रेट किया। ये कुछ उसी प्रकार का रेप्लिका है बुद्धा विहार का जो कर्नाटक के कालाबुरगी में अवेलेबल है। बिल्कुल सेम रेप्लिका उसका डेवलप किया गया है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली में डेवलप हुआ और कर्नाटका में ऑलरेडी एक बुद्धा विहार अवेलेबल है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ओल्डेस्ट इंडियन कौन है जिन्होंने स्विम करके इंग्लिश चैनल को पार कर लिया है? तो तैरकर अकेले इंग्लिश चैनल को पार करने वाले ये ओल्डेस्ट इंडियन पर्सन बने हैं जिनका नाम सिद्धार्थ अग्रवाल है। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, सिद्धार्थ अग्रवाल। ये बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल में से बिलोंग करते हैं और 42 किलोमीटर इन्होंने टोटल तैर कर पार किया। 49 साल के हैं, 15 घंटे 6 मिनट में इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने श्रीकांत विश्वनाथन, जो कि 2018 में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, उनका रिकॉर्ड अभी रिसेंटली में बेंगलुरु के सिद्धार्थ अग्रवाल के द्वारा तोड़ दिया गया।
अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया कि वो राज्य में 18 नए स्टेडियम को डेवलप करेंगे। 18 डिवीजन में, अलग अलग डिवीजन में 18 फुटबॉल स्टेडियम डेवलप होंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश में फुटबॉल को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तो जो प्लेयर्स हैं उनको भी एनकरेजमेंट मिलेगा और वो इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया। अगला, अभी रिसेंटली में भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में पार्टनरशिप की है सिंगापुर के साथ, जिससे कि भारत का जो सिस्टम है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड वो बेहतर किया जा सके। और भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिंगापुर की यात्रा में थे, उसमें सिर्फ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में यहाँ पर पार्टनरशिप नहीं हुई, और भी जैसे हेल्थ केयर का क्षेत्र है, डिजिटल इकोनॉमीज का क्षेत्र है, इसमें और भी अलग क्षेत्रों में यहाँ पर टाई अप दोनों देशों के बीच हुआ है, जिससे दोनों देश एक दूसरे की मार्केट को, एक दूसरे की कंपनीज को सपोर्ट करेंगे एक दूसरे के देशों में, जिससे कि दोनों देशों को उस क्षेत्र में मदद मिल सके। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने अपरिजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल को अभी रिसेंटली में पास कर दिया? तो ये वेस्ट बंगाल में पास किया गया। वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट करके अपरिजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 को यहाँ पर पास किया गया है। ये क्यों पास किया गया? क्योंकि अभी रिसेंटली में आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि एक डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर हैं, जिनके साथ रेप हुआ और उनका बाद में मर्डर कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने हड़ताल वगैरह की। उसके बाद ये टॉपिक चर्चाओं में आ गया, और जो चिल्ड्रन और वुमेन के ऊपर सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं उनके लिए एक नए कानून की मांग की गई, जिससे कि फास्ट ट्रैक के माध्यम से काफ़ी तेज़ी से उनके ऊपर जो आरोपी हैं उनको सज़ा दिलवाई जा सके। इसके लिए बिल पास हुआ है अपरिजिता, जो कि जिसमें प्रावधान है कि 21 दिन के अंदर जो रेप केस होता है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसको जो भी आरोपी है उसको सज़ा दिलवाई जाएगी। अगर मान लीजिए 21 दिन में नहीं होता है तो लिखित बताना पड़ेगा एसपी लेवल के अधिकारी को कि किस कारण 21 दिन में सारा कार्य नहीं हो पाया, उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाई। इसीलिए ये अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंसमेंट भी की गई। अगला, किस राज्य सरकार ने अभी 0 आवर को लॉन्च किया है? तो 0 आवर को हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा लॉन्च किया गया, और ऐसा करने वाला पहला राज्य की लेजिस्लेचर बन गया कि असेंबली बन गई जिसने ऐसा किया है। और ये क्वेश्चन आवर के बाद तुरंत 0 आवर शुरू होगा। 12:30 बजे से आधे घंटे तक ये जो 0 आवर है चलेगा, जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को यहाँ पर उठाया जाएगा, और साथ साथ जो अर्जेंट मैटर होंगे उनको यहाँ पर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव होंगे वो यहाँ पर उठाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, भारत की नेवी ने अभी वरुणा एक्सरसाइज किस देश की नेवी के साथ की है? तो वरुणा नामक एक्सरसाइज भारत ने फ्रांस की नेवी के साथ की है। भारत की नेवी ने यहाँ पर P-8I एयरक्राफ्ट को पार्टिसिपेट करवाया और फ्रांस में जाकर इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत और फ्रांस की नेवी इस एक्सरसाइज को 1993 से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली पहले फेज का प्रोजेक्ट नमन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट नमन इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन आर्मी ने इस प्रोजेक्ट को, जो उनके पेंशनर्स हैं, जो उनके एक्स सर्विसमैन हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, जिसमें जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट नमन को यहाँ शुरू किया गया आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा, जिसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन सुनीता द्विवेदी हैं, उनके सहयोग से इसे शुरू किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, डूरंड कप अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज हुआ। डूरंड कप को ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया? तो इसे 4 सिटीज में ऑर्गेनाइज कराया गया। कोलकाता, कोकराझार,
जमशेदपुर और शिलोंग। इसे 27 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक ऑर्गेनाइज कराया गया। ये 133वां संस्करण था जिसे ऑर्गेनाइज कराया गया और इसे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के द्वारा जीत लिया गया है, मोहन बागान सुपर जायंट्स को हराकर। ध्यान रखिएगा, फाइनल मैच कोलकाता में ऑर्गेनाइज कराया गया है। डूरंड कप एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि इस बार 133वां संस्करण ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगला क्वेश्चन, अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 4 नई कंपनियों को नवरत्न का स्टेटस दिया गया। भारत सरकार की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनको अलग अलग स्टेटस उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जिसमें महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न शामिल है। अगर 3 साल कोई भी कंपनी मिनी रत्न का स्टेटस अपना एक्वायर करके रखती है तो उसको ऑटोमेटिकली नवरत्न का स्टेटस के लिए वो एलिजिबल हो जाती है और इसका अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हमारी फाइनेंस के द्वारा किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस समय पर कौन संभाल रही हैं तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संभाला जा रहा है और निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही 4 नई कंपनियों को नवरत्न का स्टेटस दिया गया है। और कौन कौन सी वो 4 कंपनियां हैं तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया, SJVN, NHPC और रेलनेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अभी नवरत्न का स्टेटस दिया गया। ये चारों कंपनियां लगातार 3 साल से मिनी रत्न का स्टेटस अपना एक्वायर करके रखे हुई थी और मिनी रत्न के लिए यहाँ पर कुछ अमाउंट, मतलब मिनी रत्न जब स्टेटस आपको मिलता है तो आपको लगातार 3 साल प्रॉफिट में रहना होता है और आपकी जो वैल्यू है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1000 करोड़ की होनी चाहिए और प्रॉफिट में आपको लगातार 3 साल रहना है, तब आपको मिनी रत्न मिलता है। और अगर आप लगातार 3 साल मिनी रत्न रहते हैं तो आपको नवरत्न का स्टेटस भी देने के लिए सरकार अप्रूव कर सकती है। तो भारत सरकार ने 4 नई कंपनियों को, अब भारत सरकार की 25 कंपनी ऐसी हो चुकी हैं जो कि नवरत्न का स्टेटस प्राप्त कर चुकी हैं। अभी भारत में महारत्न कंपनियों का स्टेटस कितनी कंपनियों के पास है तो 13 ऐसी कंपनियां हैं जिनको महारत्न का स्टेटस दिया गया है। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जिसने 5 दिन का मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया तो IIM अमृतसर में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा 5 दिन का मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें जो पंचायत है, अलग अलग पंचायत के ऑफिशियल्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इलेक्ट होकर आए हैं, उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया है अलग अलग राज्यों से, जिससे वो यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट के तौर तरीके सीखें और अपने यहाँ पर जो पंचायत है वहाँ पर उसको ऑर्गेनाइज तरीके से लागू करें और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आगे काम करें। इसीलिए इस प्रकार का मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया पंचायती राज के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, यूपी में ऑर्गेनाइज कराया गया है 3 दिन का आर्म फोर्स फेस्टिवल। कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया है तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल में 3 दिन का आर्म फोर्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें लखनऊ कंटेनमेंट में सूर्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसमें आर्म फोर्स जिसकी जो यूनिकनेस है ग्लोबली, उनके जो डिसिप्लिन है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर प्रदर्शित और साथ साथ भारत की जो दुश्मन ताकतें हैं उन पर वो किस प्रकार से कार्य करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर जो एक प्रदर्शनी टाइप की ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें यहाँ पर स्पोर्ट्स के माध्यम से और अलग अलग अन्य माध्यमों से शो ऑफ किया गया, प्रदर्शित किया गया, जिससे कि जो वहां पर आए हुए लोग हैं वो भी इसका आनंद ले सके और ताकत, भारत की जो आर्मी की ताकत है उसको पहचान सकें। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ये कहाँ का है? थाईलैंड का है। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, इस मूवमेंट को अभी रमन मैग्सेसे से अवार्ड दिया गया ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर भी
रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। नोबल ऑफ एशिया रमन मैग्सेसे अवार्ड को ही कहा जाता है और ये इस बार 4 इंडिविजुअल और 1 ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। 4 इंडिविजुअल में एक भूटान के कर्मा है और गुएन जो कि वियतनाम के हैं और फरहान इंडोनेशिया के हैं, याहो मियाजाकी जापान के हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है थाईलैंड की रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। इन 5 आप टोटल 5 कह सकते हैं, 4 इंडिविजुअल और 1 ऑर्गेनाइजेशन, इन 5 को यहाँ पर रमन मैग्सेसे अवार्ड मतलब एशिया का नोबल प्राइज दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हिमांशी टोकास, इन्होंने सिल्वर मेडल एशियन कैडेट एंड जूनियर जूडो चैंपियनशिप में जीत लिया है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, हिमांशी टोकास है। हिमांशी टोकास ने इस इवेंट जो कि साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ पर 30 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वुमेन्स में खेल रही थी और 19 साल की हैं। इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। जूडो कुछ यूनिक स्पोर्ट है जो भारत में ज़्यादा प्रचलित नहीं है और यहाँ पर अगर कोई मेडल आता है तो वो चर्चाओं में रहता है। जैसे परमार के द्वारा वहाँ जूडो में ब्रॉन्ज मेडल भी पैरालंपिक में जीता गया, तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली में इंडिया और मलेशिया ने एमओयू साइन किया है फील्ड ऑफ टूरिज्म को कॉपरेट करने के लिए, उसको एनहेंस करने के लिए। यहाँ पर ये इसलिए भी किया गया क्योंकि 2022 के ईयर में 2.5 लाख मलेशियन भारत आए थे घूमने के लिए और भारत के जो टूरिस्ट हैं वो भी बहुत मलेशिया जाते हैं। इसीलिए दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन अप किया है, जिससे कि दोनों देशों के बीच जो टूरिज्म है उसको बढ़ाया जा सके। अगला, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया है? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, जिसको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एड्रेस भी किया गया, इसको जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया, फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के तीनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज कराया है, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पर चर्चाएं की गई हैं कि किस प्रकार से बिजनेसेस और पेमेंट सिस्टम को बेहतर किया जा सके। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में? बिहार राज्य में। बिहार राज्य में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स एकेडमी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया वहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा। और बिहार में भी कहाँ? तो राजगीर में, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया। और इसमें जो खेल कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हॉस्पिटल, अगर इंजरी वगैरह किसी भी प्लेयर वगैरह को होती है तो 24 बेड का हॉस्पिटल भी इंजरी ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर अलग अलग गेम्स, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, दोनों तरीके के गेम्स के लिए यहाँ पर पूरा सिस्टम तैयार किया गया है, जिससे कि जो एथलीट्स हैं उनको यहाँ पर प्रमोट किया जा सके और उनकी साथ साथ यहाँ पर पढ़ाई और जो एजुकेशन है वो भी आगे चलती रहे। अगला क्वेश्चन, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अभी रिसेंटली में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साइन अप किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि अगर कोई व्हीकल खरीदना चाहे टोयोटा का तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उनको आसानी से व्हीकल लोन प्रोवाइड करा सकें। इसके माध्यम से फाइनेंसिंग की सुविधा 90% फाइनेंसिंग की सुविधा भी यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन, डाउटफुल वोटर या डी वोटर ये कौन है? तो डाउटफुल वोटर और डी वोटर ये असम में अभी रिसेंटली में आइडेंटिफाई हुए 1.2 लाख जो लोग हैं वो डी वोटर, डाउटफुल वोटर की कैटेगरी में आए हैं। उन्होंने वो फॉरनर्स है, उसमें 41,583 तो फॉरनर्स हैं, उनके पास भी वोटर कार्ड अवेलेबल है। डी वोटर है उनको कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो भारतीय नहीं है, वो प्रूव भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो भारतीय हैं, भारतीय सिटीजनशिप उनके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास वोटर आईडी कार्ड है। इसीलिए उनको डी वोटर और डाउटफुल वोटर कहा गया और असम में अभी रिसेंटली में पकड़े गए हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के माध्यम से जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, उनको यहाँ पर सिटीजनशिप दी जा रही है, जिसमें
यहाँ पर डिफाइन करना होगा कि वो भारत में लंबे समय से रह रहे थे और इसके लिए कई लोगों ने अपने वोटर आईडी कार्ड को दिखाया, जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई किया गया कि वो नहीं रह रहे थे, वो आए और उन्होंने भारत में वोटर आईडी कार्ड किसी अन्य माध्यम से बनवा लिया है, इसीलिए उनको डी वोटर के नाम से या डाउटफुल वोटर के नाम से यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया। अगला क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री ने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरिंग ट्रेनिंग रीसेट प्रोग्राम को अभी रिसेंटली में लॉन्च किया गया। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो कि 29 अगस्त को ऑब्जर्व होता है, नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया, वहीं पर इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इसके माध्यम से जो एथलीट रिटायर कर गए हैं उनको करियर डेवलपमेंट के लिए, उनकी नॉलेज और स्किल को डेवलप करने के लिए, उनके एजुकेशनल लेवल जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उसमें उनको इन्वॉल्व किया जा सके, इसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल भी लॉन्च किया गया जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है। मनसुख मंडाविया जी इस समय पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो काउंसिल है उसको हेड कर रहे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान के द्वारा इसमें भारत को इनवाइट किया गया है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत, पाकिस्तान, चाइना और रशिया भी शामिल है और इसकी जो इस बार की चेयरमैनशिप पाकिस्तान को प्राप्त हुई है और पाकिस्तान ऑर्गेनाइज कर रहा है यहाँ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें भारत को भी इनविटेशन पहुंचा है। भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है काफ़ी समय से खराब भी चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नए चेयरमैन एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौन बने हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 36 ईयर का इनको एक्सपीरियंस है। ये पीओ के रूप में इन्होंने 1988 में अपना करियर एसबीआई में शुरू किया था और अब ये चेयरमैन बन चुके हैं। जनवरी 2020 में ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन चुके थे। अगर एसबीआई की बात करें तो भारत सरकार का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक है जो कि 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के कौन बने हैं? तो डीजी डायरेक्टर जनरल अशोक कुमार सिंह को अभी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का बनाया गया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो विजिट हुई थी यूक्रेन में, भारत ने उनको 4 भीष्म क्यूब्स दिए थे। भीष्म क्यूब्स क्या है? तो ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो कि भारत ने इनको आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप किए और इनको 4 भीष्म क्यूब्स भारत ने प्रोवाइड कराए हैं। इनको पोर्टेबल हॉस्पिटल या फिर मोबाइल हॉस्पिटल भी आप कह सकते हैं, जिसमें 200 पेशेंट को इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन में जो भी ट्रॉमा सिस्टम है और ब्लीडिंग, बर्निंग या फ्रैक्चर होता है तो उसमें इनका ट्रीट किया जा सकता है। भीष्म की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री। अगला क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार के 4 भीष्म क्यूब्स हैं। अगला क्वेश्चन, आईएनएस अरिघात वो भी रिसेंटली में 2nd न्यूक्लियर सबमरीन भारत की नेवी का पार्ट बना है और ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का पार्ट बना है। इससे पहले आईएनएस अरिघात जिसको डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज भी कहा जाता है, ये एक क्लासिफाइड सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन है और आईएनएस अरिघात ये अपडेटेड वर्जन है आईएनएस अरिहंत का और इसको डेवलप किया है इंडियन नेवी शिप बिल्डर्स सेंटर के द्वारा जो कि विशाखापट्टनम में अवेलेबल है और 112 मीटर का और 6000 टन का इसका वेट है। ठीक, अब यहाँ पर आईएनएस न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें भारत की, तो भारत में आईएनएस अरिहंत इसको कमीशन किया जा चुका है। आईएनएस अरिघात को कर दिया गया और 2025 में प्रपोज किया गया है आईएनएस अरिदमन को और S4 जो कि 2025 में ही प्रपोज किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री ने सी बॉक्स पोर्टल को अभी रिसेंटली में लॉन्च किया है? तो सी बॉक्स पोर्टल ये
यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से वर्क प्लेस में सेफर वर्क प्लेस प्रोवाइड कराया जा सके महिलाओं को। अगर उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसकी कंप्लेन आसानी माध्यम से सी पोर्टल में वो कर सके, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नेशनल चेस चैंपियनशिप अभी रिसेंटली में किसने जीत ली? तो नेशनल चेस चैंपियनशिप ये कार्तिक वेंकटरमना के द्वारा जीत ली गई। ये 61वां संस्करण था जहां पर जो हरियाणा चेस एसोसिएशन में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया और कार्तिक वेंकटरमना के द्वारा इसको जीत लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इसको इन्होंने 2022 में भी जीता था। अगला क्वेश्चन, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जिसको किसने जीत लिया? तो अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन को बांग्लादेश के द्वारा, बांग्लादेश की टीम के द्वारा यहाँ पर जीत लिया गया। और ये जो टाइटल है पहली बार बांग्लादेश ने जीता है। यहाँ पर नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव, भूटान पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें बांग्लादेश इस बार इसको जीत चुका है पहली बार। अगला क्वेश्चन, तेगबीर सिंह जो कि रोपर पंजाब से बिलोंग करते हैं, माउंट किलिमंजारो जो कि साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है वहां पर इन्होंने चढ़ाई की। और ये सिर्फ और सिर्फ जो तेगबीर सिंह है ये 5 साल के हैं और इन्होंने माउंट किलिमंजारो को चढ़ाई कर ली और इसीलिए चर्चाओं में रहे क्योंकि यंगेस्ट भारतीय बने हैं जिन्होंने माउंट किलिमंजारो को चढ़ाई की है। तेगबीर सिंह इनका नाम है, रोपर पंजाब से ये बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये यंगेस्ट एशियन भी बने हैं। अगला, इंडिया के फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट जो कि रिसेंटली में रिटर्न कर गए हैं स्पेस जर्नी के बाद, जिनका नाम गोपीचंद थोटाकुरा है। ये फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट बने हैं जो कि ब्लू ओरिजिन न्यू शेफर्ड 25 मिशन के माध्यम से स्पेस की जर्नी में गए थे और वहां से ये रिटर्न कर चुके हैं। पहले अगर बात करें तो पहले राकेश शर्मा थे जिन्होंने ट्रैवल किया था स्पेस में, भारतीय थे वो, और थोटाकुरा यहाँ दूसरे बन चुके हैं और पहले सिविलियन बने हैं। अगला क्वेश्चन, जय शाह अभी रिसेंटली में यंगेस्ट आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। भारत के ये यंगेस्ट बने हैं और अभी तक सभी देशों के भी ये यंगेस्ट हैं। ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं उनकी जगह ये लेंगे। अगर बात करें जय शाह की तो ये इस समय पर सेक्रेटरी बीसीसीआई के भी हैं और ये 5वें ऐसे पर्सन बने हैं, 5वें इंडियन बने हैं जो कि आईसीसी के चीफ बने हैं। अगर बात करें इनसे पहले 4 की तो इनसे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन, शशांक मनोहर, ये 4 लोग बन चुके थे। अब जय शाह 5वें बन गए हैं आईसीसी के चीफ, आईसीसी के चेयरमैन। ठीक, अगला क्वेश्चन, सतीश कुमार ये रेलवे बोर्ड में चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी रिसेंटली में अपॉइंट हुए हैं। ये 1 जनवरी से 31 अगस्त तक भारत के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे। नाम ध्यान रखिएगा, सतीश कुमार इनका नाम है। आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।